बच्चे की आंतरिक संरचना और स्वभाव को बिल्कुल उपेक्षित करते हुए मास एजुकेशन की जो व्यवस्था है वह सारे बच्चों को एक जैसा मानकर उनमें एक जैसा ज्ञान ठूंसने की कोशिश कर रहा है। यह मास एजुकेशन ही बुनियादी तौर पर बच्चे की स्वतंत्रता, निजता और वैयक्तिकता का सबसे बड़ा शत्रु है। यहाँ बच्चा है ही नहीं, उसकी अपनी आज़ादी, उसकी अभिव्यक्ति के लिए कोई मंच नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। बच्चे की जगह पर स्कूल हैं, संस्थाएं हैं, भवन हैं, सरकारी या निजी तंत्र हैं, उलझुल सिलेबस है, बुझे हुए भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं और अध्यापक हैं, और डराती हुई परीक्षाएं हैं, और उन बच्चों में आपस में सहयोग की जगह बेहूदी किस्म की प्रतियोगिताएं हैं। बच्चे का अपना कोई एकांत, अपना कोई निजी क्षण, अपनी कल्पना के लिए, अपने निर्णय के लिए, अपनी रुचि के लिए कोई स्पेस नहीं है। वहाँ सिर्फ शोर है, लंपट सरकारी या फिर निजी लूट तंत्र का। शिक्षा सुलझा नहीं रही, वह उलझा रही है। शिक्षा का समूचा कार्यकलाप उसके सांस्थानिक ढांचे, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर के माध्यम से चलता है। लेकिन चूंकि समूचा ढांचा बिल्कुल मैकेनिकल है, इसलिए जिस व्यक्ति को जहां होना चाहिए वह वहां नहीं है, वह कहीं और है। वह जो हो सकता है उसे वह होने से रोका जाता है, और राज्य और उसकी प्रणाली के लिए यह जरूरी भी है। नतीजा दिलचस्प है। जो सौंदर्य शास्त्री है उसे सब्जी मंडी में नियुक्त किया गया है। जो अच्छी फिल्म बना सकता था उसे बैंक में कैशियर नियुक्त किया गया है। जो शेयर मार्केट विशेषज्ञ है उसे साहित्य की मशाल थमा दी जाती है। जिसे जहां नहीं होना चाहिए उसे वहां रखा गया है। जो पुष्किन, प्रूस्त या निराला बन सकता था वह बाजार में मोजे बेच रहा है। जो महादेवी वर्मा या महाश्वेता देवी बन सकती थी वह ब्यूटी पार्लर में अपने चेहरे की झुर्रियां ठीक करवा रही है। जो सत्यजीत रे या मृणाल सेन बन सकता था वह जमीन की दलाली के लिए झगड़े में उलझा हुआ है। परिणाम है एक पागलखाना। संस्थाओं, सरकारी और प्राइवेट मुनाफे से निर्मित एक राजनीतिक, ब्यूरोक्रेटिक, आर्थिक, शैक्षिक प्रणाली। समाज में इस पागलपन के लिए शिक्षा का पागल तंत्र ही जिम्मेदार है। और अगर कोई भी उपयुक्त व्यक्ति अपनी सही जगह पर पहुंच जाए तो यह समूचा ढांचा टूट जाएगा। शिक्षा का अर्थ है ऐसे परिवेश का निर्माण जिसमें बच्चा अपनी उच्चतम संभावना को जी सके और पा सके। शिक्षा दौलत या ताकत कमाने का जरिया नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह बच्चे के जीवन का अविच्छिन्न अंग बन जानी चाहिए। बच्चे के जीवन के अनुभवों को आत्मसात करने में उसके कर्म को उसके अस्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका कर्म अब जीवन का जरिया नहीं, स्वयं जीवन है। पिछले कुछ दशकों में विश्व स्तर पर और हमारे अपने समाज में भी जो परिवर्तन घटित हुए हैं उनको जानने और समझने की उत्सुकता हमारे शिक्षा से जुड़े लोगों के वर्ग में नहीं है। वे पुराने सिलेबस के लीद में औंधे मुंह पड़े हुए हैं। हम तो वैसे भी एशियाई समाज के लोग हैं। लेनिन ने जिसकी जड़ता और अपरिवर्तनशीलता को समझने के लिए एक ज़माने में खासी माथापच्ची की थी। हमारा देश एक गर्म देश है। कैंसर कैप्रिकॉर्न को धारण करने वाला उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन है। रूसो ने कहा था कि लोकतंत्र गर्म देशों के लिए नहीं है। गर्म देश में काहिली और अंधकार की मात्रा कितनी होती है उसे नीरज सी चौधरी ने अपने लेखन में भरपूर समझाया है। सत्ता, शक्ति और स्वार्थ के समीकरणों में बंधी हुई शिक्षा कैसे मुक्त हो कि शक्ति के केंद्र हमारे संस्थानों में न हो, बल्कि आत्म सजगता और विनम्रता से भरा हुआ व्यक्ति स्वयं ही शक्ति का केंद्र बन जाए। इस पूरे विमर्श का मकसद समकालीन शिक्षा के इस जड़ता को तोड़ना और इसके व्यक्तिवादी चरित्र को तोड़ना है। लोगों में जागृति बार बार आदर्शों की दुहाई देने से नहीं आती, बल्कि वह आती है उनके तात्कालिक और निकटतम हितों और ज़रूरतों की ओर इशारा करने से। कोई भी उपदेश सबसे पहले अपने अर्थ को खा जाता है। बच्चों को उपदेश और नीरस उबाऊ सिलेबस की ज़रूरत नहीं है, उनके देह और मन की ज़रूरत कुछ और है।